नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने पितान पाठ्य पुस्तक के डायरी के पन्ने नामक पाठ को बताने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने अपने पिछले भागों में बताया है कि यह एन फ्रैंक जो इसकी लेखिका हैं, उन्होंने अपने डायरी के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकता, जो कि उन्होंने युद्ध के दौरान एक गुप्त स्थान पर छिपे रहने पर की थी। लेखिका ने 8 जुलाई 1942 से अपनी डायरी लिखनी प्रारंभ की और 2 परिवार जो कि एक गुप्त स्थान पर अज्ञातवास में रहे, उनमें से एक लेखिका का परिवार था, अर्थात फ्रैंक परिवार, जिसमें 13 वर्षीय एन जो कि लेखिका है, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गेट। दूसरा परिवार वान दंपति का है और उनका 16 साल का लड़का पीटर, और इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिस्टर डसेल था। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, प्रेम, घृणा, प्यास और जो पकड़े जाने का खौफ उन्होंने उस समय जिया था, उस सभी का एक जीवंत वर्णन उन्होंने अपनी डायरी के माध्यम से किया है। 8 जुलाई को जब वो बताती हैं अपनी डायरी लिखनी उन्होंने जब प्रारंभ की थी, बताती कहाँ रुके थे ये लोग। 9 तारीख को ये लोग दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में इन्होंने लिखा है, क्योंकि ये अपने पापा के दफ्तर में ही छिपे थे। 10 तारीख की डायरी में लेखिका लिखती हैं कि उन्होंने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान व्यवस्थित किया और रसोई को रगड़कर साफ करने का काम भी लेखिका ने ही पूरा किया। 28 नवंबर को एन ने लिखा कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया है। मिस्टर डसेल के बारे में वो बताती हैं, कहती कि जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति हैं। वह पहले तो स्वयं एन को बार बार किसी न किसी बात में कहते रहते थे कुछ न कुछ, और फिर वही बातें, एन की सभी बातें उसकी मम्मी को बता देते हैं और फिर दोबारा एन की माँ उसे उपदेश के रूप में वही बातें सुनाती हैं। एन ने अपनी डायरी में अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा है और वह उन पर या तो हंस देती है या फिर रो देती है। वह चाहती है कि अपनी सभी गलतियां वह धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च शुक्रवार की डायरी में आगे सुनाती हूँ कि शुक्रवार 19 मार्च 1943 को एन ने अपनी डायरी में लिखा कि मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे। जब इस तरह की खबर आ रही थी तो लोगों ने अखबार तुरंत उसके हाथ से लिए जा रहे थे, झपट झपट के मानो ले रहे थे, और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्टर के नोट अवैध मुद्दा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्टर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्टर के नोट भी 500 गिल्टर की नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे
GZ कंपनी के पास अभी 1000 गिल्टर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर रसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने के पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। वो कहती हैं कि मिस्टर रसेल को कहीं से ड्रिल मशीन मिली है दांतों वाली, तो मेरे दांतों का चेकअप अब पूरा हो ही जाएगा। अब जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर रसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्र बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। लेखिका एन फ्रैंक बताती हैं कि किस तरह से हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहा था और उन्होंने उस बात को रेडियो पर उसको सुना था। वह रेडियो पे जो उनका वार्तालाप था वह लिखती है उसके बारे में कि इस तरह से वह सिलसिला सवालों और जवाबों का वह सिलसिला इस तरह से चल रहा था कि पूछा जा रहा था कि मेरा नाम हेनरिक शॉफेल है, आप कहाँ जख्मी हुए थे? तो स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूं जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। लेखिका बता रही हैं कि जैसे ही रेडियो में जिस तरह से बताया जा रहा था वैसे ही बातें मैं यहाँ पर उस जगह को जो का त्यों लिख रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर के हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह क्या कहती हैं कि उनके घाव उनको बता रहे थे कि उन्होंने कितना कष्ट सहा है और जितने घाव उतने ही वो लोग अधिक गौरवान्वित हो रहे थे। तो वो कहती हैं कि मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है, क्योंकि साबुन के ऊपर उनका पैर पड़ गया और साबुन गायब हो गया। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। तुम्हारी एन। यह डायरी एन ने अपने शुक्रवार 19 मार्च को लिखी थी। आगे शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को वह आगे अपनी डायरी प्रारंभ करती हैं। उसमें वो लिखती हैं कि मेरी प्यारी किटी। किटी कौन है? उनकी गुड़िया है जो उन्हें उपहार में मिली थी और उसे किटी को संबोधित करते हुए वह अपने मन की जो व्यथा है, अपना अनुभव, अपने कष्ट उसको बोलकर लिखकर उसको लिख करके बता रही हैं। कहती है कि हे मेरी प्यारी किटी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राशि परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज में तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। वो कहती हैं कि वंश वृक्ष और राशि परिवारों की
वो पुराने जो अतीत थे उनके बारे में वह रुचि लेने लगी हैं और वह ये अनुभव कर रही हैं कि हम जितना इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं और भी उसकी गहराई में उतरते चले जाते हैं। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह इसमें रुचि रहती है। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं हैं, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती हैं, शनिवार को ही मुझे बता देती हैं कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। वो बताती जब कोई दूसरा परिवार पिक्चर सिनेमा देखने जाता था तो वह जो है उनके उस फिल्म की पूरी बातें उनको बता डालती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा, मतलब वे व्यंग कसा। मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना सारा सब कुछ फिल्मों के बारे में घर में ही जानकारी ले लेंगी। और वो कहती है कि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं जुबानी याद हैं। जब वह सब कुछ इतना उन सब फिल्मों के बारे में, उनके नायक नायिकों के बारे में जानती हैं, तो उनकी मम्मी यही कहती हैं कि उन्हें फिल्में देखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एन आगे लिखती हैं कि जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ तो मैं सबके चेहरे पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। एन लिखती है कि जब वह अपनी नई स्टाइल, बालों की स्टाइल नई बना के जाती थी तो वो कहती है कि साफ साफ मैं उन लोग के चेहरे पे यह देख पाती थी और मुझे लगता था कि कोई ना कोई जरूर टोकेगा कि मैंने किस फिल्म स्टार की नकल की है। मेरा यह जवाब कि यह स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, तो वह उन्हें क्या जवाब देती थी कि यह स्टाइल उनका अपना है, तो वह मजाक में उसको ले लिया जाता था। जहां तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता। एन कहती है, एन अल्पवयस्क लड़की, उसके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं और जाती हैं। तो वह अपने हेयर स्टाइल के बारे में बात कर रही हैं कि जो मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ वह क्या है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक टिकता है और तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ। आधे घंटे तक ही वह नया हेयर स्टाइल रहता था और तब तक वह उससे बोर हो चुकी होती थी, मतलब उसको वाऊपन सा लगने लगता था और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। वह कहती है कि मैं सीधे गुसल खाने की तरह लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। जब वह सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते परेशान हो जाती थी तो वह फिर बाथरूम में जाके, गुसल खाने में जाकर के और फिर अपने बालों को फिर से पहले की तरह कर लेती हैं। यह बात उसने अपनी डायरी शुक्रवार 23 जनवरी को यह बातें उसने लिखी हैं। आगे की डायरी बच्चों मैं अपने नए भाग में बताऊंगी। आज मैं पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ।